जब नेताजी हम और आपको छोड़ के गए थे तब भी ये काफी चिंतित थे। वहां से यूएन से भी इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेटर भेजा था। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि आज वो लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए। आपने एजुकेशन भी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है, तो टेक्निकल फील्ड से है और काफी बड़े स्तर पर इंडिया को जर्मनी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यूपी की जो अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, यूपी में जो यंगर पॉपुलेशन को देखते हुए, कैसे जर्मनी में से कैसे इनको यूपी को कनेक्ट किया जाए और यहाँ के युवाओं को कैसे जर्मनी के डेवलपमेंट से जोड़ा जाए, उसके कुछ आइडियाज को लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कामों से प्रभावित होकर वो आज यहाँ पर आए हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और कुछ अपने कार्यों के बारे में और आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। आदरणीय राहुल कुमार कंबोज जी, पार्लियामेंट में। सबसे पहले तो मैं अपनी जर्मन भाषा में आपके सामने कहना चाहूँगा। Es ist mir eine große Ehre, heute hier in Lucknow Sie alle kennenzulernen. Für mich als einen Repräsentanten von Frankfurt hier in Lucknow so herzlich begrüßen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute so eine große Ehre habe, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Besonders mein Freund, mein Bruder ist heute hier. Herr Akhilesh Yadav hat uns eine sehr viel Bedeutung geschenkt und ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin. It is a very honorable moment for me to speak to all of you. As you already heard, my name is Rahul Kumar. In India, people know me as Rahul Kumar Kamboj. And I am the first Indian origin who has won the city parliamentary elections in the international city of Frankfurt, which is a part of Hessen in Germany. And in 2021, I have won the parliamentary election, and that time not only first Indian origin, it was also the first Asian origin who has been this seat. And I am very grateful to all the in India, all around Asia, and also in Germany, because we have a big diaspora who are living in Germany. I think more than 250,000 people from the Indian origin are living there, and around 15 to 20,000 are living in Frankfurt. And Frankfurt is divided in 16 areas. It's called the Rhine-Main area. So this Rhine-Main area is a very large-scale opportunity for all the Indians are coming to Germany. And I was wondering कि लखनऊ में पहली बार आज आने का मौका मिला और हमारे काफ़ी सालों से ही हमारे परम आदरणीय भाई साहब अखिलेश जी से संपर्क है और लगातार ही हमारी टेलीफोन के ऊपर कम्युनिकेशन होती रहती है। और मुझे इस बात का हमेशा ध्यान रहता है कि जितने भी इंडियन ओरिजिन के हमारे भाई अब्रोड हैं उनकी किस तरीके से मदद हो सके, किस तरीके से हेल्प हो सके, ताकि जो जर्मन की क्वालिटी है और जो इंडिया की क्वालिटी है वो आपस में मिक्स हो जाए। मैं हमेशा ये सोचता हूँ
कि ये दरिया के दो किनारे होते हैं जिसके बीच सागर को बांध नहीं सकते, एक दरिया को बांध सकते हैं। तो दरिया के बीच में दो किनारे हैं, उस किनारे को कैसे मिलाया जाए, उसके लिए हमें एक ब्रिज की जरूरत पड़ती है। तो आज अगर देखा जाए जर्मनी के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या ये बोला जाए यूरोप के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको आइडेंटिफाई कर कर उसको इंडिया लेकर आए, उसको लखनऊ में लेकर आए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मैं तो वह कह सकता हूं कि मैं 2021 से ही इस कार्य में लगा हुआ हूं। हमारे भाई साहब तो 2015 में ही इन्होंने जर्मनी विजिट किया था और वहां पर जो मुद्दे इन्होंने उठाए थे उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि किस तरीके से इन्होंने वही मुद्दे बताए, वही चीज़ बताई जो कि आने वाले कल का फ्यूचर बना। आप देखिए कि जो आईटी स्पेशलिस्ट पिछले 5 या 8 सालों में जर्मनी मूव हुए हैं, वही आईटी प्रोजेक्ट्स 2015 में इन्होंने जर्मनी में प्रेजेंट किए थे। मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये दे आर फैक्ट्स। आप उनको रिसर्च कर देखना कि आज के दिन जितने आईटी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जर्मनी के अंदर, मोर देन 80% ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इन्होंने उस चीज़ का वहाँ पर आकर हमारी गवर्नमेंट को बताया था, और उस वक्त ये भगवान की इच्छा नहीं थी कि हमारा कोई भारतीय रिप्रेजेंटेटिव जर्मनी में हो, मगर आज के दिन वो समय चक्कर घूमा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा काम हो जर्मनी से रिलेटेड हो, उसके पीछे हम ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल वो काम पूरा कर छोड़ेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखा जाए तो बहुत एक मित्रता भाव से आया हूँ, जिसमें कि इन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ और आगे जाए और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको हम क्रैक करें। क्योंकि देखिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है जिसके अंदर हम यंगस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी ऐसी दे रहे हैं जो आपकी आने वाले कल में आपकी हेल्प करेगी। दिस विल चेंज योर लाइफ इन अ बेटर वे। कभी कभी मुझे सुनने को मिलता है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे भारत का, हमारे देश का जो पोटेंशियल है वो बाहर जाकर काम करे। अभी आप देखिए, मेरा जन्म पलन जर्मनी का है, मगर फिर भी मेरे माता पिता ने देश के साथ जोड़ के रखा, इंडिया के साथ जोड़ के रखा, हमारी संस्कृति के साथ जोड़ के रखा। इसीलिए मेरे अंदर वो भाव है कि मैं यहाँ आकर आप सबके सामने वो बात कह सकता हूँ कि आप जरूर अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैक करो, आप सीखो, और सीखने के बाद अपने गांव, अपने शहर में वापस आकर उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करो। क्योंकि यही वो चीज़ है जो आज के दिन जिसकी ज़रूरत है कि हम अपना फ़र्ज समझें और इस चीज़ को आगे लेकर जाएं। जर्मनी में कहावत है कि अगर इंसान को तेज़ वॉक करनी है तो वो अकेला चाहे, मगर अगर उसे जीतना है, उसको लंबे रास्ते पर जाना है, तो एक ऐसा साथी साथ होना चाहिए जो आपको मोटिवेशन दे, आपको साथ लेकर चले। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये हमारी जो मित्रता है, हमारी मित्रता जो है, ये एक प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हो, ये एक अपॉर्चुनिटी हो यहाँ की पूरी ही जनता के लिए, पूरे यंगस्टर्स के लिए, कि जर्मनी के दरवाजे, यूरोप के दरवाजे आपके लिए आपका ये भाई खोलेगा, और मैंने ये खोल रखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनके माध्यम से वो चीज़ और भी आगे बढ़े। आने वाले कल का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बने। क्योंकि देखिए, हम अपने घर के बाहर सफाई रखेंगे तो पूरे शहर में सफाई हो जाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले, जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, उसने ये अपने घर के बाहर दिया जलाने की एक बात की थी। तो उस वक्त कुछ मेरे जैसे शरारती तत्व होते थे, उसको दिए को रात को बुझा देते थे। तो उसने रोज प्रयास किया, रोज दिया जगाया, और आज देखिए स्ट्रीट लाइट्स जो हैं एक आम सी बात होकर रह गई है। मगर वो सोच जो थी वो कितनी पुरानी थी। और मुझे इस बात का बहुत ही एक प्राउड फील होता है कि हमारी जो मित्रता है लखनऊ के साथ,
हमारी जो मित्रता है, जो प्यार है देश के लिए, उसको हमने कम नहीं होने देना है, उसको हमें डाइवर्ट नहीं होने देना है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे फॉरेन में भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आप यूके में देख लीजिए, यू कैन सी आल्सो इन यूएस, एवरीवेयर दे आर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन। मगर मुझे उनमें से बहुत कम ऐसे दिखाई देते हैं जो वापस आकर अपने देश, अपने गांव के लिए ये जो मुहिम है एक उजागृत करने की, ये जो मुहिम है एक अपॉर्चुनिटी देने की, उसको अपना उसमें योगदान देते हैं। तो मैंने अपने लिए ये संकल्प लिया था जब मैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस शिकागो में मुझे आमंत्रित किया गया था एज अ स्पीकर। आई वॉज द ओनली वन इंडियन ओरिजिन who has represented Germany in the World Hindu Congress. तो that time मुझे इस चीज़ का बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरीके से हमने आने वाले कल में अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और उसके लिए क्या काम करना है। वो काम कैसे होगा, एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा बात करके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी हमारे आने वाले कल में अपॉर्चुनिटी हो जर्मनी के साथ, उसको हम पेपर वर्क में लाकर आगे बढ़ाएं। उसके लिए आज मैं यहाँ आपको आमंत्रित करने भी आया हूँ। और ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि जो हमारा एक कल्चरल इवेंट होता है जर्मनी के अंदर मई में, जो कि पिछले 8 सालों से हम वहाँ करवा रहे हैं, दिस वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन ओरिजिन कल्चरल म्यूज़िक फेस्टिवल, उसमें हम इन भाई साहब जी को मैं सादर आमंत्रित भी करता हूँ कि वो अपने पूरे ही टीम को लेकर वहां आए। जिन जिन को जर्मनी घूमना है पूरे लखनऊ को साथ लेकर आए। मैं ये कह सकता हूं कि वीज़ा की प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से घबराते हैं, मगर अब हमें सही रास्ता पता है। जब रास्ता सही पता होता है तो दुविधाएं कम होती हैं। लास्ट में मैं बस ये बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बार एक बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरी थी जर्मनी की, वो खराब हो गई। तो उसमें उन्होंने मैकेनिक को बुलाया, उसमें उस चीज को बताया कि मशीन खराब हो गई है, उसको ठीक करवाने के लिए मैकेनिक भेजा जाए। तो वो एक पेपर वर्क करने वाली मशीन थी, बहुत लंबी थी, जैसे ये ऑडिटोरियम है ना, इससे भी लंबी मशीन थी। तो जो मैकेनिक आया उसने उसका एग्जीबिशन किया, देखा आगे पीछे जाकर, पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद तो उसने एक छोटी सी जगह जाकर एक स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर दिया और वो मशीन चल पड़ी। तो जब उसने वापसी जाकर पेमेंट मांगी ओनर से, तो वो लाखों रुपए की थी। उसने बोला, आपका तो काम सिर्फ 5 सेकंड का था, वाई आर यू एक्सपेक्टिंग सो लॉट ऑफ मनी। तो उसने बोला कि ये काम सिर्फ स्क्रू टाइट करने का नहीं था, ये काम वो था कि सही स्क्रू को टाइट करने आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इंडिया में रहते हुए ये जरूर कहते हैं कि हम बस में सिर्फ पैर रखने की जगह दीजिए, जगह हम खुद बना लेंगे। जगह बनाओ मगर प्रॉपर तरीके से बनाओ, जुगाड़ से ना बनाओ, क्योंकि जुगाड़ सिर्फ आपको समझ आएगा, आपके और भाइयों को समझ नहीं आएगा, तो जर्मनी वाले को कैसे समझ आएगा। इसलिए प्रॉपर वे से करना है सारा काम। जैसे कि मैं आपने थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आज भी जर्मनी के अंदर जो हमारा वोटिंग सिस्टम है, वो चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, हम बैलेट पेपर पर आज भी वोटिंग करते हैं, और वो एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि कोई ना कोई कमी रह जाती है तो यू कैन रिकाउंट, यू कैन सी व्हाट द इंडिविजुअल पर्सन हैज डन। दिस इज अ टाइप ऑफ एनोनिमिटी, किसी का नाम नहीं लिखा होता, मगर आप रिकाउंटिंग करेंगे और उसमें मान लीजिए 10 वोट इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, चाहे आप उसको 100 बार काउंट करें, वही नंबर आएगा जो पहले या दूसरे काउंट में आया है। बार बार इधर उधर बातें नहीं बदली जाती। तो ये जर्मनी भी आज ये काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू क्रिएट ट्रस्ट। वो जहां ट्रस्ट होगा वहां सारे काम अच्छे होते हैं। तो देखिए आज यहां पर एक ट्रस्ट बिल्डिंग का ब्रिज बनाया जा रहा है, भाईचारे का, और आज ये मित्रता में जो हम यहां पर लखनऊ में आए हैं, एक मित्रता का सेतु बांधा जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में
हम इन प्रोजेक्ट्स को और भी आगे लेके चले जाएं और आप सबका एक ना एक काम सबको रहता है अपने डेली काम में, मगर आप उन सब में एक चीज जरूर ऐड करना, हमने क्वालिटी का काम करना है, क्वांटिटी का नहीं। यहां चाहे 10 बैठे हों या 100 बैठे हों, 1000 बैठे हों, इट डजंट मैटर। आप में से एक एक भी इस चीज को समझेगा कि क्या क्वालिटी है, किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है, किस जगह साथ देना है, किस जगह की बात माननी है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर होगा। इसलिए आप सब अपने साथ एक ना एक संकल्प लेके जाइए कि हमें अगर जर्मनी जाना है, हमने देश से बाहर काम करना है, तो पहले हमने अपने आप पर काम करना है। क्योंकि सब चाहते हैं मेरा एक अच्छा मित्र हो, मेरा एक अच्छा साथी हो, मगर वो अच्छा साथी खुद कोई बनना नहीं चाहता। इसलिए अच्छा दोस्त मिलने से पहले अच्छा दोस्त खुद बनो। मैं अपनी तरफ से शुरुआत करता हूं। मैं आपका भाई, आपका मित्र, ये सारे रास्ते खोलना चाहता हूं। नाउ इट्स योर कॉल, इट्स योर टाइम। इस पर आप कैसे काम करते हो, किस तरीके से आप आने वाले कल में हमें भी ब्लेसिंग्स देते हैं, इस चीज को आगे से आगे लेके जाएंगे। मगर अकेले का काम नहीं है, इज अ टीम वर्क। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, खास तौर पर हमारे आदरणीय अखिलेश जी का, जिन्होंने इतना एफर्ट किया। इन्होंने शॉर्ट नोटिस पर हमें आज मिलने की ये पॉसिबिलिटी दी, और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी हम ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम ऐसा ही प्रोजेक्ट्स करें, और वो चीज ऐसी हो कि बातों से बने बात, तो फिर बात ही क्या, बातें ना हो काम बोले। आप मेरी हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए, कोई भी मैंने काम ऐसा अब तक नहीं किया जो सिर्फ बोलकर छोड़ दिया है। जो जो मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में जर्मनी में बताया, वो आज के दिन पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहां आ जाकर आपको जर्मन इंग्लिश ना भी आते हुए आप हिंदी या पंजाबी में आपको सारे फॉर्म्स मिलेंगे। ये किसी और सिटी में नहीं है, किसी और जगह जर्मनी में नहीं है। तो ये चीज से हमारे एक देश की बातें आगे जाती हैं। और कहने को तो बहुत दिल कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मेरी बात इतनी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, पर समय की कुछ गरिमा होती है। तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉक आल्सो इन जर्मनी। तो इसलिए मैं एक बार फिर पूरी ही मंच पे जो हमारे आदरणीय बैठे हैं, सबका धन्यवाद करता हूं। और ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे पास एनर्जी तब तक है जब तक लाइट जगी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके यहाँ यंग एमएलए हैं, यंग एमपीज हैं, जिनके अंदर वो एनर्जी है। और मैं हरियाणा में बोलता हूं, जिनके अंदर आग भी होगा, जिनके अंदर आग हो वही काम कर पाएंगे, बाकी नहीं काम कर पाएंगे। जब तक अंदर आग नहीं है, फिर कैसे नहीं होता कुछ भी। तो मेरे भाई, मैंने भी जर्मनी रहते हुए हरियाणवी सीखी, इंग्लिश सीखी, हिंदी सीखी। आप सब भी ये कर सकते हो, मगर प्रयास करना मत छोड़ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल सर, पार्लियामेंट मेंबर फ्रैंकफर्ट जर्मनी। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका भी नारा काम बोलता है, और आपने युवाओं को जैसे मोटिवेट किया और इनवाइट किया मई के लिए। मुझे लगता है पूरे लखनऊ को आपने इनवाइट किया, और मई में मुझे लगता है पूरा लखनऊ फ्रैंकफर्ट में दिखाई देगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के कामों को पहचाना, जो उन्होंने 2015 में हमारी प्रदेश की जनता के लिए किए थे और युवाओं के लिए किए थे, उनको आपने पहचाना। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई विल रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट, नहीं आप बोले, नाउ रिक्वेस्ट। मैं स्वागत कर दूं बस। हमारे साथ राहुल कुमार कंबोज जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रैंकफर्ट से, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोगों से मिल रहे हैं। इधर राहुल कुमार कंबोज जी से बहुत दिनों से लगातार बात हो रही थी, कभी फोन पर, कभी पत्र द्वारा इनकी जानकारी मिलती थी।
और मुझे याद है कब जब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे तो इनके माध्यम से शोक संदेश नेताजी को लेकर के आया था। उसके बाद से लगातार मैं इनके संपर्क में रहा हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम लोग यहां पर लखनऊ में मिल रहे हैं। लखनऊ में मिलने के साथ साथ आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो रिश्ता बन रहा है, जो हमारा आपका जुड़ने का संबंध बन रहा है, उसको हम और कैसे गहरा बनाएं, एक दूसरे के साथ चल करके इस प्रदेश के और इस देश की जनता को क्या लाभ पहुंचा सकें। मुझे खुशी होगी कि आज जब हम मिले हैं तो आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए और हम लोग मिलकर के कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे यहां की जनता को और खासकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनका भविष्य बन सके। मैं आपका जब बायोडाटा देख रहा था तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखा है बिल्डिंग ब्रिजेस और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की जरूरत है कि हम एक दूसरे के बीच में ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस बन करके काम करें और उसी से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसी से हमारे रास्ते खुलेंगे। आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा नौकरी रोजगार की जरूरत है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स हो जाए उनके अंदर। हर नौजवान मेहनत करना चाहता है, वो अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है, वो भी खुशहाली देखता है तो अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहता है। काम काज करके, मेहनत करके वो अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहता है। हमें खुशी है इस बात की कि जर्मनी जैसा संपन्न देश, वहां पर एक हमें मित्र मिले हैं जिनसे लगातार हम लोग संपर्क कर करके दुनिया कम करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जर्मनी गया था एक ऑफिशियल ट्रिप में सरकार की तरफ से, उस समय जो सरकार के हमारे लोग थे, जर्मनी जाने का प्रोग्राम बना था। उस समय सबसे पहले हम लोग फ्रैंकफर्ट में उतरे थे, आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उस समय समाजवादी सरकार में हाईवे बनना था, इनिशियल स्टेजेस चल रही थी, और भी रास्ते थे हैनोवर पहुंचने के, और भी रास्ते थे जाने के। लेकिन उस समय मैंने तय किया कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से हम लोग ऑटोबान सड़क से ही जाएंगे। कम से कम जर्मनी की जो सबसे बेहतरीन सड़क है, किसी जमाने में बनी थी, वो आज भी सड़क वैसी की वैसी दिखती है या उसमें और बढ़कर के सुधार हुआ है। जो सबसे बड़ी लाइफलाइन या यूरोप की या जर्मनी की मानी जाती है और बहुत हिस्टोरिकल रोड है वो ऑटोबान। उस समय मैं खुद चल करके फ्रैंकफर्ट से हैनोवर पहुंचा था। उसी समय मन बनाया था कि अगर सड़क यहां पर इतनी अच्छी बन सकती है तो कम से कम इसके बराबर भी उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कें बनाने का काम करेंगे। और यहां पर जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं या जो हमारे समाजवादी साथी मुझे हॉल में दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने महसूस किया होगा कि जब वो आगरा लखनऊ में चलते हैं तो इनको दुनिया की बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है, और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है। और जिस समय उद्घाटन हुआ था, नेताजी का जन्मदिन था, हम लोगों ने सबने मिलकर के उस उद्घाटन के कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाया था, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे सुखोई और मिराज, उनका टचडाउन उस हाईवे पे कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी और समाजवादियों ने ऐसी डिजाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। और जब मैं हैनोवर गया, वहां पर जो एग्जीबिशन थी उसमें शामिल हुआ, कार्यक्रम किया। एक बहुत फेमस वहां पर जू था, चिड़ियाघर, उसको भी मैं देख करके आया। और जब मैंने चिड़ियाघर देखा वहां पर तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ वहां पर। उसके बाद मैं लखनऊ के अधिकारियों को बुला करके, जो लखनऊ के चिड़ियाघर को देखते हैं, और उस विभाग के जितने भी संबंधित अधिकारी, उनको बुला करके मैंने कहा कि आप लोग भी यहां से सामान बांधिए, कुछ दिन हैनोवर देख करके आइए, वहां का जू देख करके आइए। वो अधिकारी जू देख करके आए थे
उसके बाद आपके लखनऊ के चिड़ियाघर को कुछ सुधारा था उन्होंने। जितना समाजवादियों ने सुधारा उतना ही सुधरा है, उसके बाद कोई सुधार उसमें अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे क्योंकि मुगल म्यूजियम बनाना था, यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहां पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था। उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहां पर एक बार गया था अचानक उस म्यूजियम को देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो एसी नहीं लगे हैं, ये एसी कब लग जाएंगे? उसने कहा कि ये तो एसी खुले ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप खत्म हो गई है। तो वो जर्मनी के, और बाद में कुछ वर्षों के बाद, पिछले वर्ष 24 से पहले, डेविड चिपरफील्ड जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया कहां पहुंच गई है और हम कहां उलझे हुए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी और एक बार फिर हम लोग विकास के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे। हालांकि बहुत सी चीजों में हम लोग बहुत सुधार लिए हैं, अभी बहुत सुधार होने की जरूरत है। जर्मनी जैसा देश जहां पर अभी भी बैलेट से वोट पड़ रहा है और हर स्तर पे जो चुनाव होता है वो बैलेट पे होता है, कहीं ना कहीं भारत में भी वो भरोसा, वो ट्रस्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने वोटिंग सिस्टम और अपनी संस्थाओं के प्रति, जो अभी हम लोग खो रहे हैं भरोसा। हमें उम्मीद है कि राहुल कुमार कंबोज जी के आने के बाद हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। और जब से आपने कहा है कि जर्मनी में आपको बुलाया जा रहा है, हम सब जा सकते हैं, मैं चेहरे पढ़ सकता हूं, बहुत लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैं तो कोई वो ऐसा रास्ता ढूंढूंगा, कोई बस से जा सके हो तो सबको ले चलें। कई देश घूमते हुए, क्योंकि काम नहीं है अभी हम लोगों पर, हम सब लोग मिलकर के चलें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा, पार्टी से छुट्टी लेकर के सच्चे पत्रकारों को भी ले चलेंगे। मैं आप सबका, पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां आए। और हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा है कि हम लोगों को अब प्रेस से गुस्सा नहीं करना है, तो 24 जाते ही कोई गुस्सा नहीं होगा प्रेस से, क्योंकि आपके बारे में हम सब लोग जान गए हैं अब। इसलिए गुस्सा करने से फायदा भी क्या है? नहीं, अब 24 के बाद आगे भविष्य में गुस्सा ही नहीं होंगे हम लोग। ये संकल्प हमारे नए वर्ष का है, क्योंकि बात खुल गई है सबकी। तो गुस्सा करने से फायदा क्या है? नए वर्ष पे आपको भी बधाई। और अगर चाचा कुछ कहना चाहेंगे तो चाचा भी कह सकते हैं, स्वागत कर दें। और फिर सवाल कोई पूछना चाहेगा तो पूछ लें। क्या चीज? नहीं, आज ही संकल्प ले ले, फिर कहाँ मिलेंगे? आपको बधाई देंगे भी नए साल का। नए साल के आप सब लोगों को बधाई। और नए साल के आगमन पर जो जर्मनी से हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है कि 24 की बातें हम सब लोग भूल गए और आगे हम लोग 25 में नई नई बातें करेंगे
देश और प्रदेश के लिए है। और देश और प्रदेश में हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल कर के, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। तभी जो कंपोज साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है, तो निश्चित है हम लोग मिलकर के, जर्मनी और हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग इस कामयाबी की ओर बढ़ें, जिससे यहाँ के जो उपेक्षित लोग हैं, खासकर किसान हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका आगे चल कर के सही रास्ता मिल सके और हम लोग खुशहाली की ओर और देश की तरक्की पर पहुंचे। तो हम कंपोज जी का आज यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम लोग इसी तरीके से मिलकर के अपने हिंदुस्तान को ऊंचाइयों तक मिलकर के ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सबको चले वहीं क्या रखा है। जी जी ईवीएम को जांच करके और जो तमाम बातें उठ रही हैं उस पर कुछ प्रकाश डाल सके या खत्म कर सके, ये सही है या? मैं प्रकाश की बात ही करता हूँ और मैं ये लेट मी कम बैक टू 2015 वन ऑफ द प्रपोजल जो अखिलेश जी ने उस टाइम जर्मनी में भी दिया था, इट वाज अबाउट सोलर एनर्जी। और आपने देखा होगा कि पिछले कितने वर्षों में इस चीज़ को कितना ही हाइप दिया, कितनी इसके ऊपर एजुकेटेड लोगों ने कंपनीज बिल्डअप की हैं। और अभी आई थिंक लास्ट ईयर तक हमारे नेशनल से भी फंड आता था कि जो भी सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा हमारी गवर्नमेंट उसको आगे देगी। बैलेट वोटिंग पे, तो बैलेट वोटिंग में अच्छा वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, केसेस चले वहाँ पर जर्मनी में, आप बेहतर बता सकेंगे। हाँ। ईवीएम पे क्या यूज करते हैं वहाँ पे? अच्छा 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 सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, अविश्वास जब ईवीएम पे हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, तो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का फैसला है कि अगर आप ईवीएम इस्तेमाल करेंगे वोटिंग तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो जब जर्मनी जैसा देश ये बात मान रहा है और वहां के लोगों को जितना भरोसा होना चाहिए था ईवीएम पे नहीं रहा, उसी का परिणाम तो है। एक बहस लंबी है कि लोगों ने इसको क्यों केस लेकर के गए, वहां केस क्यों पहुंचा। वही हमारी आपकी परिस्थिति है, हम हार जाएं लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए कि हम हारे हैं। यहां हम हारने के बाद भरोसा नहीं कर पा रहे और जीतने वाले के बाद जीतने वाला भरोसा नहीं कर रहा। आप ये बताओ, जो जीते उनके चेहरे क्यों डाउन रहते हैं? सोचिए ना, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ हेराफेरी की है। तो उस हेराफेरी से बचने के लिए हम चाहते हैं बैलेट पे वोट पड़े। एक्चुअली इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जर्मनी एक्चुअली एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है जिसमें डाटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत हाई है। सो उसमें वो चीज़ आपको बैलेट के थ्रू करते हैं तो कम से कम उसमें आप रिकॉल कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया।
तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ को कोई भी ऐसे इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता, वो काफ़ी हाई है, इसलिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ इज़ वेरी स्ट्रांग। तो बैलेट पेपर के ऊपर ही अब तक सारा कार्रवाई हो रही है। देश का सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में होने जा रहा है, सरकार बहुत तैयारी करी है, आप और आपकी पार्टी लगातार सवाल उठा रहे हैं, आपका अनुभव रहा है प्रयागराज में कुंभ कराने का, उस अनुभव के आधार पर आपको तैयारियां कैसी लग रही हैं? सरकार के सवालों को क्या कहेंगे और जो आप सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो, और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीएफ पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा, मैं अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। और अगर देखिए, अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ की। अभी प्ले करा रहा हूं मैं। तो इसलिए हम कुंभ में, मुझे याद है जब समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था, उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदरणीय अहमद हसन साहब थे, आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी, फंड भी कम थे। और उस समय जो हार्वर्ड ने स्टडी की थी, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि वो किताब मैं जरूर आपको दूंगा, जो किताब में स्टडी हुई थी और कितना अच्छा उस समय आयोजन के बारे में कहा गया था। मैं थोड़ा वक्त ले रहा था इसलिए कि वीडियो ढूंढ लिया। वो आजकल व्यवस्था है ना कि जो उड़ जाता है, मैंने वीडियो ढूंढ लिया रियलिटी चेक का। अब मैं कहूंगा आशीष जरा प्ले करना है रियलिटी चेक का। हमने अपने पत्रकार से भी रियलिटी चेक करा दिया, पत्रकार का रियलिटी चेक। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारे पत्रकार साथी हमारा सहयोग करना, क्योंकि अगर जर्मनी जाना है तो सच्चा पत्रकार बनना पड़ेगा। नहीं, सच्चा पत्रकार, परीक्षा नहीं है कोई। और ये कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अब ये पर्ची है, मान लीजिए किसान की, गन्ने का रेट क्या है जो सरकार ने तय किया है? भाई पेराई सीजन शुरू हो गया है, क्या गन्ने की कीमत बढ़ा दी सरकार ने? क्या गन्ने का भुगतान हो रहा है? रेट क्या तय किया सरकार ने इस पेराई सीजन का? जो ये सीजन चल रहा है, सरकार क्या रेट दे रही है गन्ने का किसानों का, ये बताए। क्या रेट वो घोषित होगा जिससे उनकी आय दोगुनी हो जाएगी? और महंगाई के हिसाब से क्या आय दोगुनी हो रही है उनकी? और फिर अर्थव्यवस्था कहां पहुंचा दी? 5वें नंबर पे, 3वें नंबर पे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो, उत्तर प्रदेश की सरकार तो 1 ट्रिलियन को छोड़ ही नहीं रही है। और इतना 1 ट्रिलियन बोल देगी, इतना 1 ट्रिलियन बोलेगी, आपको लगेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है यूपी की।
सोचिए आप। तो जो सवाल वो है, उसके अलावा ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अभी भी गन्ना किसान का रेट तय नहीं हुआ है, बिजली महंगी है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी रोजगार है ही नहीं। इसलिए मैं कहूंगा हमारे पीडीए पत्रकार का, रियलिटी चेक पत्रकार का चलाएं। ये देख लो पहले, तुम्हारा भी रियलिटी चेक कराएं। सॉरी, नहीं, ये तो अपने हैं, बनते अपने हैं। चाचा बैठे ना, इसलिए बता रहा हूं मैं। वो भी समझ गया। क्यों सुरेश बाबू? प्ले करो, प्ले हो पा रहा नहीं है? अच्छा ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। नहीं, आई कैन प्ले, मैं प्ले कर। राहुल कुमार कंबोज जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रैंकफर्ट से, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोगों से मिल रहे हैं। इधर राहुल कुमार कंबोज जी से बहुत दिनों से लगातार बात हो रही थी, कभी फोन पर, कभी पत्र द्वारा इनकी जानकारी मिलती थी। और मुझे याद है कब जब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे तो इनके माध्यम से शोक संदेश नेताजी को लेकर के आया था। उसके बाद से लगातार मैं इनके संपर्क में रहा हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम लोग यहां पर लखनऊ में मिल रहे हैं। लखनऊ में मिलने के साथ साथ आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो रिश्ता बन रहा है, जो हमारा